हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रोहित मारवा जल्द से जल्द वापस अनिका के पास पहुंचकर पूछना चाहता था कि वह परेशान क्यों थी। दरअसल रोहित मारवा को डर था कि कहीं फिर अपनी किसी समस्या को सुलझाने के लिए अनिका अकेले ही घर से बाहर ना निकल पड़े। रोहित मारवा अच्छी तरह से जानता था कि अनिका कभी भी अपने साथ कोई भी सिक्योरिटी लेकर नहीं चलना पसंद करती थी, क्योंकि वह खुद अपने आप में किसी छोटी आर्मी से कम नहीं थी। लेकिन अनिका की किडनैपिंग के बाद से रोहित मारवा का अनिका की सेफ्टी को लेकर इतना डर लाजमी था। रोहित मारवा जैसे ही बेडरूम में पहुंचता है वह देखता है कि अनिका पूरी तरह से बाहर निकलने के लिए तैयार थी। उसने टाइट आउटफिट पहनकर अपने बालों को टाई अप किया हुआ था। वह अपने मार्शल आर्टिस्ट के गेटअप में थी। रोहित मारवा अनिका को इस तरह से देखकर हैरानी से पूछता है, क्या तुम कहीं जा रही हो? अनिका बड़े ही प्यार से रोहित मारवा की तरफ मुड़ती है और उसके चेहरे को छूकर जवाब देती है, हाँ जा रही हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं, हम जा रहे हैं। रोहित मारवा पूछता है, इस तरह अचानक कहाँ जा रहे हैं? अनिका एक लूज गन को टाइट आउटफिट के ऊपर पहनकर उसे कवर करते हुए कहती है, वहीं जहाँ हमें इस वक्त होना चाहिए। फिर क्लॉथ हैंगिंग स्टैंड की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मुझे लगता है तुम्हें भी चेंज कर लेना चाहिए, क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए। क्लॉथ स्टैंड पर रोहित मारवा का भी मार्शल आर्ट आउटफिट हैंग किया हुआ था। अनिका यह कहते हुए रूम से बाहर निकल जाती है, मैं तुम्हारा नीचे गाड़ी में वेट कर रही हूँ, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। रोहित मारवा 5 मिनट से भी पहले चेंज करके अनिका के पास पहुँच जाता है। अनिका ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई थी। उसके साथ वाली पैसेंजर सीट पर बैठते हुए रोहित मारवा अनिका से कहता है, कम से कम अब बताओगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। जैसे ही रोहित मारवा गाड़ी के अंदर बैठता है, अनिका और रोहित की गाड़ी के आगे और पीछे दोनों तरफ सिक्योरिटी गार्ड के दर्जनों गाड़ियां आ लगती हैं। अनिका प्यार से जवाब देती है, वी आर गोइंग फॉर अ कैंडल लाइट डिनर, हम एक कैंडल लाइट डिनर के लिए जा रहे हैं। रोहित मारवा अनिका की ड्रेस की तरफ देखता है और अनिका ने एक हैवी गाउन पहना हुआ था जिस पर हाथ की बड़ी ही बारीकी कारीगरी की गई थी। रोहित मारवा खुशी से जवाब देता है, तुम्हारा गाउन तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने पहले क्यों नहीं देखा। हाउ रोमांटिक यू आर, इट्स अ वंडरफुल अ डे। अनिका मीठी आवाज़ में अपनी बात को पूरा करते हुए जवाब देती है, ऐसा मैंने घर के लोगों को बोला है, हमने अभी तो डिनर किया था, क्या अभी भी भूख लगी है? मिस्टर मारवा एक सेकंड रोक कर आगे कहती है, हम खाना खाने नहीं बल्कि खुराक देने जा रहे हैं। रोहित मारवा पूछता है, किसे हम खुराक देने जा रहे हैं? अनिका जवाब देती है, उन्हें जिन्होंने मेरे भाई मयूर गुलेरिया को हाथ लगाने की कोशिश की है। रोहित मारवा अनिका की बात सुनकर शौक हो जाता है, लेकिन ऐसे बड़े बड़े झटके धीरे से दे देना अनिका के लिए एक सामान्य बात थी और उसे झेल जाना रोहित मारवा के लिए नॉर्मल था। सिचुएशन को समझते हुए रोहित मारवा अनिका से कहता है, हमें मयूर गुलेरिया की टीम का एक आदमी मिला है, लेकिन इस वक्त वह कुछ बताने की हालत में नहीं है। सुबह तक उसे होश आ जाएगा, उसे हम ठीक पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है और इस वक्त मयूर गुलेरिया अपनी बाकी टीम के साथ कहाँ पर है। अनिका गुलेरिया जवाब देती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। रोहित मारवा कहता है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त हमारी बेस्ट टीम मयूर गुलेरिया और उसकी टीम को बचाने के लिए वहाँ पर मौजूद है। अनिका गुलेरिया कहती है, मतलब यह है कि हमें अपनी टीम के लिए भी चिंता करनी चाहिए। रोहित मारवा जवाब देता है, वह रेड क्लिफ एरिया है, हमें कुछ घंटे उसके आने का इंतज़ार कर लेना चाहिए, वह साथ होगी तो हम मयूर गुलेरिया को और भी जल्दी ढूंढ पाएंगे। अनिका जवाब देती है, डोंट वरी मिस्टर मारवा, वहाँ पहुँचने के बाद अब तक वह अपनी इंक्वायरी भी पूरी कर चुकी होंगी। एक्चुअली वी आर लेट, और अब सीट बेल्ट ठीक से पहनना क्योंकि हमें थोड़ी जल्दी से, ऐसा कहकर अनिका गाड़ी को फुल स्पीड में रेस दे देती है। दिल्ली के ट्रैफिक में एक रेड लाइट पर अनिका की गाड़ी रुकती है और अनिका अपनी सीट पर बैठे बैठे ही अपने अंगरखा गन की डायरियों को खोल देती है। रोहित मारवा रोमांटिक अंदाज में अनिका से कहता है, क्या हम दोनों गाड़ी के पीछे वाली सीट पर चलेंगे? अनिका रोहित मारवा की बात सुनकर उसे तेज लुक देती है, उसके बाद कहती है, कम ऑन, कम फर्स्ट मिस्टर मारवा। यह कहकर अपनी गाड़ी से उतरकर उसके राइट हैंड साइड पर रुकी एक वैनिटी का दरवाज़ा खोलकर उसके अंदर चली जाती है। रोहित मारवा भी बिना अपनी तरफ दरवाज़ा खोले अनिका के पीछे पीछे ड्राइवर सीट से होता हुआ पेंटी में चला जाता है। पेंटी में जाकर अनिका एक बैग उठाती है और रोहित मारवा की तरह फेंकते हुए कहती है,
चेंज योर गेटअप और स्माइल करती हुई दूसरा बैग उठाकर चेंजिंग रूम में चली जाती है। जब अनिका बाहर आती है तब रोहित मारवा आईने के सामने खड़ा होकर अपने पग को ठीक कर रहा होता है। अनिका कहती है, लुकिंग परफेक्ट मिस्टर सुखविंदर। सुखविंदर नाम सुनते ही रोहित मारवा पलट कर अनिका की तरफ देखता है और कहता है, मैं सुखविंदर और तुम अनिका। अनिका कहती है, मैं बलविंदर। रोहित मारवा कहता है, ओहो, सुखविंदर सर का शागिर्द सुखविंदर और बलवीर सर की शागिर्द बलविंदर। नाइस। रोहित मारवा कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि कम से कम अपने मन जैसी सहेली के लिए तुमने यह गेटअप नहीं लिया होगा। अनिका कहती है, बिल्कुल नहीं मिस्टर मारवा, यह गेटअप दुश्मनों की आंखों में धूल झोंकने के लिए है। सोचो, अगर उन्हें पता चल जाए शतरंज की विरासत का राजा और रानी दोनों उनके इलाके में घुस आए हैं तो वह क्या कर सकते हैं। फिर थोड़ा रुक कर आगे कहती है, और अभी हम फाइनल वार के लिए रेडी नहीं हैं। अनिका की बात सुनकर रोहित मारवा कुछ सोचने लगता है। अनिका आगे कहती है, लेकिन फिर भी हम पूरी तैयारी से आए हैं। रोहित मारवा अनिका से पूछता है, क्या राजलक्ष्मी की तरह तुम उसे भी अपनी याददाश्त के बारे में नहीं बताने वाली हो। अनिका जवाब देती है, मैं राजलक्ष्मी से यह बात छुपाना नहीं चाहती, बस यह बात बताकर मैं उसकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहती। लेकिन जो अपने आप में शेरनी है, शिकार करना भी जानती है और सुरक्षा भी, उसे मैं यह सच छुपाने की कोशिश नहीं करूँगी। हाँ, यह सच है कि मैं खुद कुछ नहीं बताऊँगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द उसके यह बात समझ में आ जाएगी कि मेरी खोई हुई याददाश्त लौट आई है। एक तरफ यहाँ रोहित मारवा और अनिका दिल्ली के बॉर्डर को पार करने वाले थे, वहीं दिल्ली के एक 7 स्टार होटल में रोहित मारवा और अनिका की कार पहुंचती है। सिक्योरिटी गार्ड रोहित मारवा और अनिका दोनों को कवर कर देते हैं और लिफ्ट से होते हुए कैंडल लाइट डिनर के लिए पहले से बुक किए गए पर्सनल कैबिन के अंदर ले जाते हैं। रोहित मारवा और अनिका की साइड फेस और कपड़ों के अलावा कोई भी उसका पूरा चेहरा नहीं देख पाता है। 7 स्टार होटल की टाइट सिक्योरिटी के बाद भी वहां के स्टाफ को अनिका और रोहित मारवा के नज़दीक जाने की इजाज़त नहीं थी। जो कि कुछ ऑर्डर किया गया था वह स्टाफ द्वारा सिक्योरिटी गार्ड को हैंड ओवर किया गया और सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोहित मारवा और उसकी ब्यूटीफुल वाइफ के लिए अंदर पहुंचाया। वहीं दूसरी ओर कुछ ही देर के बाद वेंटी दिल्ली के बॉर्डर को पार करके एक वीरान जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर रोहित मारवा का प्राइवेट जेट उसका वेट कर रहा था, जो सभी तरीकों से आधुनिक हथियारों जैसे गन्स, बम्स और सैटेलाइट कनेक्टर एक्टिविटीज़ ट्रेस करने के लिए रिलेटेड कंप्यूटर इत्यादि से लैस था। इसमें कई तरह की बुलेट प्रूफ कार और रेसिंग कार भी मौजूद थी, जो रेगिस्तान में भी दौड़ सकती थी। रोहित मारवा की पूरी टीम के बाद बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट थे। अपनी पूरी सिक्योरिटी टीम के साथ रोहित मारवा और अनिका 1 ही घंटे के अंदर राजस्थान के बैरनी में मौजूद अपनी बाकी टीम तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही रोहित मारवा और अनिका वहां बनाए हुए कैंप के अंदर जाते हैं, उनकी नज़र कमेंट पहने हुए एक सुंदर लंबे और फिट ऑफिसर पर पड़ती है। ठीक उसी वक्त वह ऑफिसर अनिका रोहित मारवा की तरफ देखने लगती है और उन्हें अचानक पहचानने की कोशिश करती है। उसे दोनों चेहरे जाने पहचाने लग रहे थे, लेकिन वह याद नहीं कर पा रही थी कि आखिर इन दोनों चेहरों को कहाँ देखा है। वह धीमे कदमों से उन दोनों की तरफ आती है। जैसे जैसे करीब आती है, उनके चेहरे की हैरानी मुस्कुराहट में बदल जाती है और वह झट से बलविंदर के गले लग जाती है और फिर सुखबीर को हक करती है। फिर कहती है, लुकिंग नाइस बोथ ऑफ यू सरदार जी। फिर दोबारा से अनिका के गले लगती है और कहती है, कैसी हो भाभी, इट्स लॉन्ग टाइम टू सी यू। अनिका मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो। भूमिका जवाब देती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको यकीन दिलाती हूँ कि मयूर गुलेरिया भी बिल्कुल ठीक होगा। वह जहाँ भी होगा हम उसे ढूंढ निकालेंगे और सही सलामत घर लेकर चलेंगे। कुछ सेकंड का गैप लेकर अपनी बात को आगे बढ़ाती हुई भूमिका कहती है, तुम दोनों मेरे साथ आओ, तुम्हें कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ दिखानी है। वह एक स्केच दिखाती है जो किसी बड़े अजगर जैसा दिखाई दे रहा था। भूमिका मारवा कहती है, इस इलाके में दूर दूर तक कोई नहीं रहता है, पर आसपास के गांव में पूछताछ करने पर पता चला है कि यहाँ पर कोई 100 मीटर लंबा भारी शरीर वाला अजगर रहता है, जिसके डर के कारण लोग इस इलाके में नहीं आते हैं और कम से कम रात को तो कभी नहीं। उनका कहना है कि चाहे कोई इंसान हो या जानवर, अपने हाथ में पकड़े नक्शे पर पॉइंट आउट करते हुए कहा। भूमिका कहती है, अगर रात के वक्त इस इलाके में चला गया तो कभी लौट कर नहीं आया। और कुछ सोचते हुए भूमिका मारवा आगे कहती है, उनका यह भी कहना है कि वह अजगर शिकार के बाद ज़मीन के अंदर चला जाता है और छिप जाता है।
रोहित मारवा कहता है, इट साउंड वियर्स अनिका। अनिका कहती है, हाँ अजीब तो है, कुछ गड़बड़ जरूर है। भूमिका मारवा जवाब देती है, मैं भी यही सोच रही हूँ कि इस पूरी कड़ी में वह लूप फॉल्ट कहाँ है। अनिका कहती है, इस तरह के बड़े अजगर मैक्सिको के जंगलों में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया के और भागों में यह नहीं पाए जा सकते हैं, लेकिन इतने बड़े शरीर के लिए उतने ही ज़्यादा शिकार की ज़रूरत है। इस रेगिस्तान की गर्मी में इस तरह सरवाइव करना नामुमकिन है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। रोहित मारवा कहता है, यह भी तो हो सकता है कि यह सिर्फ मन गढ़ंत कहानी हो, या फिर अपने फ़ायदे के लिए किसी की फैलाई हुई अफवाह। सभी गैर कानूनी काम अक्सर रातों में ही किए जाते हैं और यह इलाका बॉर्डर के पास है। हो सकता है अपने उन्हीं कारनामों को अंजाम देने के लिए यह कहानी का सहारा लिया जा रहा हो। भूमिका जवाब देती है, शुरू में मुझे भी यही लगा था, पर मैं एक ऐसे शख्स से मिली जिनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। गांव वालों का कहना है कि उसने कुछ साल पहले उस अजगर को देखा था। किसी तरह उस अजगर से उसकी जान तो बच गई, लेकिन मेंटल कंडीशन पूरी तरह से बिगड़ गई। उसके बाद वह कभी ठीक नहीं हो पाया। अनिका कहती है, चाहे यह सच हो या झूठ, हमें पूरी तैयारी के साथ चलना होगा। हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते। मयूर को ढूंढना हमारी पहली प्रायोरिटी है, वह भी बिना किसी नुकसान के। भूमिका मारवा कहती है, अजगर है या नहीं, यह पता लगाने के लिए हमें जाल बिछाना होगा और उसका इंतजाम मैंने कर दिया है। बस थोड़ी बहुत देर में सभी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पहुँच जाएंगी। अब सवाल यह है कि यदि सच में हमारा सामना किसी ऐसे विशालकाय अजगर से होता है तो उसका मुकाबला कैसे किया जाए। सच में कोई ऐसा जीव यहाँ मौजूद है तो सोचने वाली बात यह है कि अब तक मयूर गुलेरिया और उसकी टीम ने अपनी जान किस तरह बचाई होगी, और इस वक्त वह कहाँ होंगे, इसे भी बड़ी समस्या है। यह है, इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, उसके आगे के इलाके में नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, इसलिए मयूर गुलेरिया या उसकी टीम किसी भी डिवाइस से हमारा कनेक्शन नहीं बन पाया है, या सिर्फ सैटेलाइट कनेक्टेड वायरलेस ही काम करते हैं। अपनी बात को पूरा करके भूमिका मारवा अनिका और रोहित मारवा को वायरलेस और ब्लूटूथ डिवाइस देती है। अनिका कुछ सोचती है और उसके बाद अपने फ़ोन से एक मैसेज करती है। कुछ ही सेकंड के बाद उसे एक कॉल आती है। अनिका कॉल रिसीव करती है और पूछती है, क्या तुम तैयार हो? उधर से जवाब आता है, हाँ मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, बताइए क्या करना है। अनिका कहती है, जो लोकेशन मैंने तुम्हें भेजी है उसके आसपास के इलाके में रेड क्लिफ एरिया की तरफ 250 किलोमीटर की रेंज में चेक करो कि क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कोई छिप सके या कुछ समय के लिए रुक सके। कोई भी अंडरग्राउंड बेस कैंप, कोई घर या कोई पुरानी इमारत, ऐसे कुछ भी दिखाई दे तो मुझे इन्फॉर्म करो। उधर से जवाब मिलता है, मतलब मुझे फिर से इंटरनेशनल क्रिमिनल बनना होगा, यह गैर कानूनी काम है। अनिका कहती है, उसकी चिंता तुम मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें ट्रेस करना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सबका इंतजाम हो चुका है, सब कानून के दायरे में है। जवाब आता है, ओके बॉस, मुझे 10 मिनट दीजिए। यह करीब आधी रात का समय था। रेगिस्तान की खास बात होती है, दिन में इतना तपता है कि इंसान गर्मी से झुलस कर मर जाए, और रात में इतना ठंडा कि ठंड से बचना मुश्किल हो जाए। कुछ देर के बाद वहाँ पर एक ट्रक पहुँचता है जिसमें कुछ जानवरों को लाया गया था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद यह तय किया जाता है कि चारे के तौर पर बकरी के प्रयोग में लाया जाएगा, क्योंकि उसका वजन काफ़ी जानवरों से कम है। भूमिका मारवा की टीम का एक साथी कहता है, एक बकरी के पैरों को बांधकर उसे रस्सियों की मदद से हेलीकॉप्टर से अटैच किया जाएगा, फिर उसे खुले में ज़मीन पर रखा जाएगा। अगर अजगर होगा तो उसके शिकार के लिए ज़रूर आएगा। जैसे ही अजगर अपने शिकार को पकड़ने की कोशिश करेगा, हेलीकॉप्टर की मदद से उस बकरी को उड़ाकर ले जाते हुए उस अजगर को अपने शिकार के पीछे दौड़ाने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। अगर वह बकरी का शिकार करने में कामयाब हो जाता है, तब हमें दूसरे जानवरों का इस्तेमाल में लाना होगा। जिस समय जानवरों का चारा बनाकर अजगर को सर्विस टीम से दूर ले जाया जाएगा, ठीक उसी वक्त बाकी की सर्विस टीम हेप्टर और गाड़ियों की मदद से मयूर गुलेरिया और उसकी टीम को ढूंढकर सुरक्षित हेलीकॉप्टर में शिफ्ट करके भूमिका मारवा कहती है, अगर यहाँ कोई ऐसा जीव नहीं है तब हमें यह पता लगाना होगा कि वह दूसरा कौन सी समस्या है जिसकी वजह से मयूर गुलेरिया और उसकी टीम लापता है। यहाँ पूरी टीम जाल बिछाने की तैयारी में लगी हुई थी। वहीं अनिका कॉल रिसीव करते बाहर की तरफ चली जाती है।
हाँ बोलो, उधर से आवाज़ आती है। मुझे पता लगा है आपकी करंट लोकेशन से नॉर्थ वेस्ट में 28 किलोमीटर की दूरी पर एक काफ़ी पुरानी चौकी है। ऐसी चौकी राजा महाराजाओं के समय में सीमाओं की देख रेख के लिए बनाई जाती थी। इनकी दीवारों की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा होती और मजबूत भी होती है। हो सकता है यह भी उन्हीं में से एक हो। करीब 300 से 400 स्क्वायर मीटर में बनी हुई यह जगह टूटी फूटी स्थिति में है, लेकिन ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर है। यह कहा जा सकता है कि ज़रूरत पड़ने पर इसमें अभी भी सिर छुपाने की जगह बाकी हो सकती है। अनिका कहती है, और कोई इन्फॉर्मेशन उधर से आवाज़ आती है। हाँ एक बात और, जूम करने पर उसी जगह पर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो शायद आपके लिए एक क्लू साबित हो सकती हैं। मैंने आपको फिक्स कर दिया है, एक बार खुद देख लीजिए। इसके अलावा इस जगह पर सेंटर मानकर 25 किलोमीटर के रेडियस में सर्कल बनाने पर कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई चीज़ नहीं है, ना ही सजीव और ना ही निर्जीव। तभी रोहित मारवा और भूमिका अनिका की तरफ आते हैं। रोहित मारवा पीछे की तरफ से अनिका के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, उसे कुछ नहीं होगा। अनिका अपनी मुट्ठियां कस लेती है और गुस्से एवं जोश भरी आवाज़ में कहती है, मैं जानती हूँ वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। पिछली बार भी उसने मेरा इंतज़ार किया था, उसे सांसें नहीं छोड़ी थी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसकी बहन उसे बचा लेगी, और इस बार भी वह अपनी बहन का इंतज़ार कर रहा होगा। मुझे जल्द से जल्द उस तक पहुंचना है। तभी एक गार्ड आकर फैक्स के पेपर्स अनिका को पकड़ा देता है। अनिका पेपर्स को ध्यान से देखती है और फिर उन्हें भूमिका मारवा और रोहित मारवा की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, यह है वह लोकेशन जहां हमें जाना है। उसके बाद अनिका जूम करके ली गई पिक्चर को बड़ी ही बारीकी से देखती है। देखने के बाद उसे भूमिका मारवा और रोहित मारवा की तरफ कर देती है। जब वह दोनों उसे देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। भूमिका मारवा कहती है, यह तो सेल फोन के टुकड़े हैं, शायद गुस्से में फेंकने की वजह से यह टुकड़ों में भी पड़ा है। इसका मतलब वो लोग पक्का वहीं पर होंगे। अनिका सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। उसकी आंखों में गुस्से की आग और पानी की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। अनिका कहती है, अगर मोटे तौर पर देखें तो उस अजगर की स्पीड कम से कम 8 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिक से अधिक 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। हेलीकॉप्टर के साथ स्पीड को मेंटेन करने के लिए हमें अपने लोगों को पहले से इंस्ट्रक्शन दे देने होंगे। भूमिका मारवा कहती है, जब हमें यह पता चल गया है कि मयूर गुलेरिया और उसकी टीम के कहाँ होने पर चांसेस हैं, तब हमें यह सब करने की क्या ज़रूरत है। अनिका जवाब देती है, हम किसी तरह का खतरा नहीं मोल ले सकते। यह भी हो सकता है कि वह अजगर उन्हीं लोकेशन के आसपास ही उनके बाहर निकलने की ताक में बैठा हो, इसलिए यदि सच में उसका अस्तित्व है तो हमें उसे वहाँ से दूर ले जाना होगा, ताकि हम पूरी सेफ्टी के साथ उन लोगों का वहाँ से बाहर निकाल सकें। भूमिका मारवा पूछती है, तुम्हारे हिसाब से हमें हमारी वो वांटेड लिस्ट से कितने दूर जाल बिछाना चाहिए। अनिका जवाब देती है, उस अजगर की लंबाई 100 मीटर है, तो हमें कम से कम 2 किलोमीटर दूर अपनी योजना को अंजाम देना होगा। भूमिका मारवा कहती है, ठीक है, और उसके बाद वह अपनी टीम और रोहित मारवा की पूरी टीम को एक जगह पर इकट्ठा करके सभी को इंस्ट्रक्शन दे देती है। फिर अंत में कहती है, याद रहे यह मिशन हमें सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ने से पहले पूरा करना होगा। प्लानिंग के हिसाब से ठीक 2 किलोमीटर दूर जाल बिछ जाता है और ज़मीन पर बैठी हुई बकरी की दहशत के कारण आवाज़ सुनने वालों की रूह तक कांप रही थी। लेकिन आधा घंटा बीतने के बाद भी उसका शिकार करने के लिए ना तो कोई अजगर आया था और ना ही कोई सांप आया था। भूमिका मारवा कहती है, मुझे नहीं लगता कि अब हमें और इंतज़ार करना चाहिए। हमें हेलीकॉप्टर से उस किला चौकी पर उतरना चाहिए। ऐसा कहकर भूमिका मारवा अपने साथियों को इशारा करती है। अनिका कहती है, मैं खुद जाऊंगी। अनिका की बात सुनकर रोहित मारवा और भूमिका मारवा एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। रोहित मारवा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर भूमिका कहती है, मैं भी तुम दोनों के साथ नीचे आ रही हूँ। अनिका जवाब देती है, भूमिका अगर तुम नीचे आओगी तो यहाँ पर प्लानिंग को एग्जीक्यूट कौन करेगा? तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस की टीम को ज़रूरत है। भूमिका मारवा जवाब देती है, तुम उसकी फिक्र मत करो। रोहित मारवा कहता है, अनिका ठीक कह रही है, मैं अनिका के साथ जाऊँगा। अनिका जवाब देती है, नीचे सिर्फ मैं और हमारी टीम के कुछ लोग। अगर नीचे कोई बड़ा खतरा हुआ तो बाहर से सपोर्ट देने के लिए कोई होना चाहिए। तुम दोनों में से कोई भी नीचे नहीं आ रहा है। ऐसा कहकर अनिका और उसके 11 साथी, जिन्होंने कमेंट के ऊपर बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ हेलमेट पहना हुआ था और आधुनिक राइफल से लैस थे, किला चौकी की तरफ उतर जाते हैं।
अपने हथियारों को सकते हुए बड़ी ही सावधानी से चारों तरफ नजरें घुमाते हुए सभी एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। अच्छी तरह से ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई कहीं दिखाई नहीं देता है। अंत में एक साथी कहता है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी है, हमने हर तरफ अच्छी तरह से चेक कर लिया है। तभी उन्हें किसी तरह की खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। जिस तरह से आवाज़ आ रही थी, सभी अपनी राइफल को उस दिशा में सीधा घुमा देते हैं। सभी के सिर पर लगी हुई टॉर्च से वह जगह जगमगा उठती है। तभी उन्हें दिखाई देता है कि वहाँ पर करीब 4 फुट की ऊंचाई पर एक छोटा सा हॉल था, जिसकी लंबाई चौड़ाई सिर्फ 1 फीट की रही होगी। उसमें से एक झांकता हुआ चेहरा दिखाई देता है। अनिका कहती है, लगता है वह सब हमें मिल गए हैं। सभी उस तरफ जाते हैं। उन सभी को वहाँ से बारी बारी बाहर निकालते हैं। एक एक करके सभी को दीवार के साथ सहारे से बिठा देते हैं और पीने के लिए पानी दे देते हैं। उन सभी की हालत बहुत खराब थी। गर्मी और पानी की कमी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। साथ ही उनके शरीर पर लगे हुए कुछ घाव कह रहे थे कि उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती कराना होगा, तभी उनकी जानों को बचाया जा सकता है। उनमें से कुछ के शरीर भट्टी की तरह तप रहे थे। नीचे जो कुछ भी चल रहा था, रोहित मारवा, भूमिका मारवा और अन्य टीम मेंबर्स उन्हें ब्लूटूथ के जरिए से ऊपर सुन पा रहे थे। भूमिका मारवा इशारा करती है, सीढ़ियाँ नीचे फेंको। तभी एक साथ आकाश में दर्जनों हेलीकॉप्टर दिखाई देने लगते हैं। उनमें से ऊपर आने के लिए सीढ़ियाँ नीचे की तरफ फेंकी जाती हैं। 14 मेंबर्स को बाहर निकालने के बाद अंत में मयूर गुलेरिया बाहर आता है। अनिका अपने हाथों से सहारा देकर उसे दीवार से टिक कर बैठने में मदद करती है। मयूर का शरीर घायल, होठ बिल्कुल सूखे हुए, चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराकर अनिका की तरफ देखता है और कहता है, मुझे पता था तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे। अनिका मुझे ढूंढते हुए जरूर आ जाएगी। अनिका ऐसा कहकर मयूर गुलेरिया अनिका की बाहों पर झूल जाता है और लगभग बेहोशी की हालत में होता है। मयूर की हालत देखकर और उसकी बात सुनकर अनिका की आंखों में आंसू पड़ते हैं। मयूर को अपनी आंखों के सामने देखकर अनिका के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन मन में इतना आक्रोश भरा होता है कि वह अगर अजगर सामने आ जाए तो अनिका उसे अपने हाथों से ख़त्म कर दे। तभी अनिका की टीम का एक मेंबर कहता है, मतलब यहाँ कोई अजगर नहीं है। मयूर बड़ी ही धीमी आवाज़ में कहता है। अनिका को महसूस होता है कि मयूर ने कुछ कहा। वह अपना कान मयूर के मुंह के पास लेकर आती है। मयूर कहता है, अजगर है, और फिर चुप हो जाता है। अनिका मयूर गुलेरिया की बात सुनते ही शॉक हो जाती है। वह टीम को इशारा करती है, जल्द से जल्द सबको लेकर ऊपर जाओ। अनिका के साथ 11 साथी उतरे थे। सभी एक एक घायल साथी को लेकर हेलीकॉप्टर की सीढ़ियों पर लटक कर वहाँ से उठ जाते हैं। 4 और साथी नीचे आते हैं और 3 और मेंबर को साथ लेकर ऊपर चले जाते हैं। अब वहाँ एक साथी के अलावा सिर्फ मयूर गुलेरिया और अनिका बचते हैं। आकाश में उड़ रहे हेलीकॉप्टर नीचे के लिए लाए गए थे। घायल साथियों को जेट में शिफ्ट करने के लिए रवाना हो जाते हैं। अनिका उस साथी की तरफ देखती है और कहती है, जल्दी करो, यहाँ ज़्यादा देर रुकना सेफ नहीं है। अनिका और वह साथी दोनों मिलकर मयूर गुलेरिया को सपोर्ट देकर उठाते हैं। तभी उन्हें जोर का झटका महसूस होता है, जैसे भूकंप आया हो। वहाँ राजस्थान की एक किला चौकी पर जितनी जोर का झटका अनिका को महसूस होता है, उतना ही जोर का झटका दिल्ली के 7 स्टार होटल में बैठे हुए अनिका और रोहित मारवा की डुप्लीकेट को तब लगता है, जब होटल का एक स्टाफ मेंबर आकर बाहर खड़े हुए गार्ड से पूछता है, मैडम और सर से कहिए अब क्या ले आए, क्या वह हमारे होटल के बेस्ट स्वीट टेस्ट करना पसंद करेंगे। दरअसल जिस वक्त अनिका और रोहित मारवा रेड लाइट पर बनी वेंटी में सेट होते हैं, तभी रोहित मारवा की हाइट को मैच करता हुआ एक लड़का रोहित मारवा की तरह ड्रेसअप होकर कार में बैठ जाता है और अनिका की हाइट का फिगर मैच करते हुए एक लड़की कार की ड्राइविंग सीट पर बैठकर सीट पर रखे हुए अंगरखा स्टाइल गाउन को पहनकर ड्राइव करने लगती है। कई घंटे बीत चुके थे। अब तक धीरे धीरे एक एक चीज़ मंगवाते मंगवाते वह इतना खाना मंगवा चुके थे कि प्यास लगने पर पानी पीने के भी गुंजाइश इस पेट में बाकी नहीं थी। उनके साथ साथ सभी सिक्योरिटी गार्ड भी बारी बारी डिनर कर चुके थे। वे सभी इस इंतज़ार में थे कि कब उन्हें यह ऑर्डर मिले कि तुम लोग वहाँ से निकल सकते हो। उन सभी की निगाहें फ़ोन पर टिकी हुई थी। इस नाटक को बरकरार रखते रखते सभी थक चुके थे। मारवा हाउस में करवट बदलती हुई आयशा मारवा भी अब तक सो नहीं पाई थी। उसे बस यही चिंता सता रही थी कि पूरी रात बीत गई, कुछ ही घंटों में सुबह हो जाएगी, लेकिन अनिका और रोहित अभी तक घर नहीं लौटे हैं। सब कुछ ठीक तो होगा। सिर्फ यही 2 घटनाएं दिल्ली में नहीं घट रही थी जो अनिका और रोहित मारवा के साथ जुड़ी हुई थी। लाइफ केयर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया मयूर गुलेरिया की टीम का वह मेंबर
जो अधम हालात में मिला था। उसे होश आ गया था। होश में आते ही वह रोहित मारवा की टीम के सिक्योरिटी गार्ड को सारी आपबीती बता देता है और फिर कहता है, यह एक षड्यंत्र है, उन सभी को बचा लो। इतना कहकर दोबारा से बेहोश हो जाता है। उसकी सारी बातें सुनकर सिक्योरिटी गार्ड के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह की भी प्लानिंग की जा सकती है। वह तुरंत रोहित मारवा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कांटेक्ट नहीं कर पाता है। उसके बाद वह कुछ सोचता है और अब्दुल को कॉल करता है। अनिका के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग मारवा परिवार और गुलेरिया परिवार की सिक्योरिटी के लिए अब्दुल को दिल्ली में ही रुकना पड़ा था। उसने अनिका और रोहित मारवा की पूरी सेफ्टी का बंदोबस्त करके उन्हें दिल्ली से रवाना कर दिया था। लेकिन चीफ सिक्योरिटी गार्ड होने की वजह से वह अच्छी तरह से जानता था कि रोहित मारवा से किस तरह कांटेक्ट किया जा सकता है। यहाँ अब्दुल बेस कैंप में कॉल करता है और बेस कैंप के ज़रिए से रोहित मारवा से अब्दुल की बात होती है। वहाँ नीचे खड़ी अनिका गुलेरिया अपने साथी को इशारा करती है कि वह मयूर गुलेरिया को लेकर ऊपर चला जाए। वह तुरंत मयूर गुलेरिया को लेकर सीढ़ियों पर लटक जाता है। भूमिका मारवा ब्लूटूथ के अनिका गुलेरिया से कहती है, अनिका, तुम्हें नीचे रुकने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सीढ़ियाँ पकड़ो और ऊपर आ जाओ। भूमिका मारवा का इशारा पाते ही एक और हेलीकॉप्टर से सीढ़ियाँ नीचे झूलने लगती हैं। अनिका गुलेरिया ब्लूटूथ के जरिए जवाब देती है, मेरी चिंता मत करो, जिसकी वजह से मेरे भाई की ऐसी हालत हुई है, मैं उसे सबक सिखा कर रहूँगी। ऐसा कहकर अनिका 2 ही छलांग में किले की मोटी दीवार के ऊपर खड़ी हुई दिखाई देती है। अनिका गुलेरिया उस जगह से किले की दीवार के साथ साथ रेंगते हुए अजगर को देख पाती है। वह अपनी गर्दन को करीब 24 मीटर की ऊंचाई तक उठाकर किले की दीवार पर पटकता है, जिसकी वजह से किले चौकी पे भूकंप की सी हरकत होती है। अनिका अपना बैलेंस बनाए रखती है। वह अजगर की आंखों में आंखें मिलाकर देखती है और अपने दोनों हथेलियों को खोलकर अपने दोनों हाथों को 45 डिग्री के एंगल पर खोलती है और कुछ महसूस करने की कोशिश करती है। कुछ मिनट कोशिश करने के बाद अनिका गुलेरिया हैरान रह जाती है। यहाँ ऊपर हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ रोहित मारवा अब्दुल की पूरी बात सुनने के बाद अनिका गुलेरिया से कहता है, अनिका, ऊपर आ जाओ, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो। तभी भूमिका मारवा ब्लूटूथ के जरिए कहती है, अनिका, वह कोई इंसान नहीं है, वह जीव अजगर है। तभी अनिका ब्लूटूथ से जवाब देती है, अजगर नहीं है, यह इंजीनियरिंग है। भूमिका मारवा अनिका गुलेरिया की बात सुनकर हैरान रह जाती है और कहती है, यह तुम क्या कह रही हो, मैं कुछ समझी नहीं। अनिका गुलेरिया ब्लूटूथ के जरिए उत्तर देती है, यह सिर्फ एक मशीनरी है, कंप्यूटराइज मशीनरी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का कमाल है, हाँ, लेकिन बेहद खतरनाक भी है। भूमिका रोहित मारवा से पूछती है, आखिर यह चल क्या रहा है और तुम्हें इस वक्त किसकी इम्पोर्टेंट कॉल थी? रोहित जवाब देता है, इसी अजगर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद रोहित मारवा भूमिका मारवा को मयूर गुलेरिया की टीम के उस मेंबर के बारे में बात बताता है जो अधमरा हालत में मिला था। उसे होश आ चुका था और उसने जो बताया था वह यह था, हम सभी अनिका मैडम के किडनैपर का पता लगाते लगाते उस इलाके में पहुंच गए। जब हम अपनी गाड़ियों से आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। हवा के अलावा कोई अजीब सी चीज़ आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन कई बार कोशिश करने पर भी हमें वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया था। और दिखाई देता भी कैसे, उसका रंग और रेगिस्तान की रेत का रंग एक ही जैसे है। जब उसे पूछा गया कि आखिर वह क्या था, उसने आगे बताया, वहाँ हमारा सामना एक ऐसे अजगर से हुआ जिसके बारे में हमने सिर्फ अपनी कहानियों में सुना था। वह करीब 3 फुट ऊंचा और 100 मीटर से भी ज़्यादा लंबा था। वह जितना विशालकाय था उतना ही डरावना भी था। उसके चलने की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा से कम नहीं रही होगी। उसकी पूंछ के एक बार में से ही सबकी गाड़ियां पलट गई। हम सभी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। पहले उसने हम में से एक को निगल लिया और उसके बाद ज़मीन की रेत के अंदर ही खो गया था। हमें लगा वह अपना शिकार करके अब फिर नहीं लौटेगा। उसने यह भी कहा, उस जगह पर किसी भी तरह का नेटवर्क भी नहीं था। हमने बहुत कोशिश की कि अपनी मदद के लिए किसी को बुला सके, पर हमारी सारी कोशिशें बेकार हो गई। तभी वह एक बार फिर सामने आ गया और फिर से एक और साथी को निगल गया। हम सभी अपनी जान बचाकर वहां से एक ही दिशा में भागने लगे। कहीं दूर एक किले जैसी कोई इमारत दिखाई दे रही थी। हम सभी ने अपनी जान को बचाने के लिए उसी तरफ भागना शुरू कर दिया था, लेकिन वह बारी बारी हम में से 5 लोगों को निकल गया था। हमारे बाकी साथी किसी तरह से जान बचाकर भाग निकले थे। जब उससे पूछा गया कि
उसे यह कैसे मालूम कि बाकी साथी जान बचाकर भाग गए? तो उसने बताया, क्योंकि मेरे बाद कोई भी साथी उसके पेट के अंदर नहीं पहुंचा था। जब उसे पूछा इस बात का क्या मतलब है, तब उसने बताया उसके मुंह से होकर जब हम उसके पेट के अंदर पहुंचे तो वह किसी आम जीव के पेट जैसा जगह नहीं थी। वहां पर पहले से ही एक और आदमी मौजूद था जो बेहोश पड़ा हुआ था, और उसके पेट के अंदर करीब 15 घंटे तक पड़े रहने के बाद भी हम जिंदा थे। लेकिन ऑक्सीजन की कमी से ज़्यादातर सभी बेहोश हो चुके थे, पर मुझे तब भी थोड़ा थोड़ा होश था। मेरे हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरे आसपास क्या हो रहा है वह मुझे पता चल रहा था। मैंने देखा कि अजगर का पेट एक दरवाजे की तरह खुला। मैंने यह देखकर हैरान हो गया, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि उसी दरवाजे से 2 लोग आए और हम सभी को उठाकर बारी बारी बाहर ले जाकर ज़मीन पर लिटा दिए थे। लेकिन उन दोनों में ना जाने किस वजह से लगातार बहस चल रही थी। उसी मौके का फ़ायदा उठाकर मैं लुढ़क कर ट्रक के नीचे चला गया और ट्रक को नीचे से पकड़कर लटक गया। इसी बहस के दौरान वह बारी बारी सबको उठाकर वहां खड़ी ट्रक के अंदर डाल रहे थे, और उन्हें अपनी बहस में इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि उन्होंने 6 आदमी बाहर निकाले थे और ट्रक में सिर्फ 5 डाले थे। जब उस आदमी ने पूछा गया कि फिर तुम वहां से बचकर कैसे निकले, तब वह बोला, जब मैंने देखा कि वह ट्रक भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुजर रहा था, तब मैंने ट्रक को छोड़कर लुढ़कते हुए रास्ते का किनारा पकड़ लिया। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि हमें ढूंढते हुए मारवा साहब के आदमी आ पहुंचे और मैं उन्हें मिल गया था। दोबारा बेहोश होने से पहले उसे आदमी के आखिरी शब्द थे, वह कोई अजगर नहीं है, वह एक षड्यंत्र है। बचा लो उन सबको, बचा लो। यहाँ रोहित मारवा अपनी बात पूरी करता है। वहीं अनिका गुलेरिया अजगर की तरफ देखते हुए कहती है, मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, या तो तुम्हें काबू में करती या तो तुम्हें सबक सिखाती, लेकिन अब इन दोनों में से कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं होगा। अब जो तुम्हारे साथ होगा वह तुम्हें बनाने वाले ने सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारे जैसे भयंकर जीव से जितना आसान होगा ऐसा मुझे ख्याल भी नहीं आया था। इधर अनिका कॉल लगाती है और कहती है, मेरे सारे इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनो। अनिका खुद अपने आप में एक ऐसी कंप्यूटर हैकर थी जिसका टोल निकालना आसान नहीं था, उसके दिमाग को समझना आसान नहीं था। वह हर बारीकी को जानती थी और उसी के अकॉर्डिंग सारे इंस्ट्रक्शंस देने के बाद पूछती है, क्या तुम यह कर पाओगे? उधर से जवाब आता है, मुझे सिर्फ 5 मिनट दो, मैं यह क्रिएट कर दूंगा, लेकिन यह तुम तक पहुंचेगा कैसे? अनिका ईयरफोन से कहती है, उसकी चिंता तुम मत करो, तुम बस फटाफट फिक्स करो। उसके बाद अनिका गुलेरिया ब्लूटूथ के जरिए रोहित मारवा से कहती है, मैं किसी तरह से 20 मिनट तक इस अजगर को उलझा कर रखती हूँ, चाहे कितने भी बड़े इंजीनियर ने बनाई हो, लेकिन है तो मशीन ही। 5 मिनट में एक फैक्स हमारे बेस कैंप में होगी, अगले 15 मिनट में वह मेरे पास होनी चाहिए। रोहित मारवा अपने गार्ड्स को 20 मिनट के अंदर अंदर उसे रोहित मारवा तक पहुंचाने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे देता है। अनिका उस अजगर के ठीक सामने कूदकर अजगर अनिका को अपने मुंह के अंदर ले लेने के लिए अपना बड़ा सा मुंह खोलता है। अनिका गुलेरिया उसके सामने से दिखाई देने वाले अपने दांतों पर अपने पैर से वार करती है और दूर जाकर कूदती है। अजगर अनिका के पीछे भागना शुरू करता है। अनिका की स्पीड को मैच करना उस अजगर के बस की बात नहीं थी, लेकिन अनिका ने अजगर की स्पीड से खुद को मैच किया ताकि अपनी योजना में सफल हो सके। वह उस किला चौकी के चारों तरफ गोल गोल दौड़ते हुए नीचे से ऊंचाई की तरफ और फिर ऊंचाई से नीचे की तरफ आती है। वह कई बार ऐसा करती है। अनिका को पकड़ने की कोशिश में उस लंबे अजगर का शरीर एक गांठ की तरह बन जाता है, जिसके बाद अनिका वापस किले की दीवार पर खड़ी हो जाती है और ब्लूटूथ के जरिए भूमिका मारवा से कहती है, इतनी खूबसूरत चीज़ तुम्हारे सामने है, क्या उसकी मजबूती को चेक भी नहीं करोगी? अनिका का इशारा समझते हुए भूमिका मारवा अपने आदमियों को इशारा करती है। वह अपनी मशीन गन से अजगर पर फायर करते हैं, लेकिन एक भी गोली अजगर के शरीर को भेद नहीं पाती है, जिससे यह पता चलता है उसकी बॉडी चाहे जिस मेटल से बनी हुई थी, लेकिन उसके ऊपर चढ़ाई गई लेयर बुलेट प्रूफ थे। भूमिका मारवा अपने ईयरफोन से अनिका गुलेरिया से पूछती है, क्या हम इसकी आंखों पर वार करें? अनिका गुलेरिया ब्लूटूथ से जवाब देती है, नहीं, उसकी आंख को छोड़कर जहां मर्जी और जिस हथियार से वार करना चाहो कर सकती हो, चाहे तो इस पर बम गिरा दो, लेकिन उसकी आंखों और सिर को छोड़कर कहीं कैमरे या स्कैनर में कोई डिफेक्ट हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। भूमिका मारवा चाहती थी कि वह इस खूंखार जानवर पर बम भी ट्राई करे, देख ले, लेकिन वह ऐसा नहीं करती है, क्योंकि ऐसा करने से अजगर को कुछ होता ना होता, लेकिन उसकी पुरानी किला चौकी की दीवारें जरूर गिर जाती,
जिस पर इस वक्त अनिका मौजूद थी। तभी रोहित मारवा की टीम का एक साथी हेलीकॉप्टर से रस्सी की मदद से किला चौकी पर उतरता है और अनिका गुलेरिया को एक पेपर हैंड ओवर करता है। अनिका इशारा करती है और वह वापस उसी रस्सी के जरिए हेलीकॉप्टर के साथ चला जाता है। अनिका ठीक अजगर के चेहरे के आगे जाकर खड़ी हो जाती है। अनिका गुलेरिया को अपने चेहरे के ठीक आगे देखकर वह जोर की आवाज़ करते हुए अपना मुंह खोलता है, यह जानते हुए कि अब वह अनिका का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सभी देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए थे। अनिका वह पेपर उस अजगर को दिखाती है जिसमें अनिका का ही स्केच था। अजगर उसे देखते ही कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाता है और अपनी आंखें उस स्केच को स्कैन करता है। अगले 5 मिनट में ही अजगर के शरीर में मूवमेंट पूरी तरह से बंद हो जाती है, जैसे मानो कि उसकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया हो। अनिका ब्लूटूथ के जरिए मैसेज देती है, अब तुम लोग चाहो तो नीचे ज़मीन पर उतर सकते हो। भूमिका मारवा की टीम का एक साथ पूछता है, क्या यह अजगर मर गया? अनिका गुलेरिया कहती है, हाँ फिलहाल ऐसा ही समझ लो। तभी उनमें से एक साथी पूछने वाले साथी से कहता है, याद रखना सांप या अजगर जैसे जीवों को अगर हवा पानी दोबारा मिल जाए तो उनके ऊपर घाव भर जाते हैं और वह दोबारा जिंदा हो जाते हैं। यह बात सुनते ही उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और उसके चेहरे पर डर को देखकर बाकी सभी लोग हंसने लगते हैं। कुछ ही देर में उस रेगिस्तान पर दर्जनों हेलीकॉप्टर उतरते हुए दिखाई देते हैं। देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी आर्मी की बटालियन ड्रिल टेस्ट पर निकली हो और मिशन कंप्लीट होने के बाद खुशी मना रही हो। रोहित मारवा और अनिका सब अभी भी सुखविंदर और बलविंदर के ही भेष में थे। रोहित मारवा अनिका के किले पर लिपटे हुए अजगर की तरफ इशारा करके पूछता है, अब इस बॉडी का क्या करना है? इसका जवाब भूमिका मारवा देती है, कुछ सरकारी दफ्तर के लिए भी छोड़ दो। इतना बड़ा मिशन पूरा किया है तो कुछ दिखाना भी तो होगा कि किस चीज़ में इतने रिसोर्सेज की बर्बादी की। भूमिका मारवा की बात सुनकर भूमिका मारवा के साथी हंसने लगते हैं। अनिका सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है और मुस्कुरा देती है। भूमिका अनिका से पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि वह अजगर एक आर्टिफिशियल मैकेनिज्म है? अनिका जवाब देती है, अगर वह सच में ही एक असली अजगर था तो पहला सवाल वह किले पर चढ़ क्यों नहीं पाया जबकि किले की बनावट गोल थी। दूसरा, उसकी आंखें किसी भी जीव की आंखें जीवंत होती हैं, जबकि मशीनी कितने भी काम की क्यों ना हो फिर भी मुर्दा ही होती हैं। भूमिका मारवा अनिका की पहेली को समझ नहीं पा रही थी। उसके बाद आगे पूछती है, उसे डिस्ट्रॉय करना एक आसान काम नहीं था और तुमने इतनी आसानी से यह किया, कैसे? अनिका कहती है, वह स्केच जो मेरे हाथ में था तुमने देखा होगा। भूमिका मारवा जवाब देती है, हाँ वह तुम्हारा ही स्केच था। अनिका गुलेरिया जवाब देती है, सामने से देखने पर किसी को भी ऐसा ही लगेगा। उस अजगर को भी यही लगा। जब अजगर की आंखों में लगे कैमरा और स्कैनर ने उस फोटो को स्कैन किया तो जानी पहचानी दुश्मन की छवि समझकर उससे मेमोरी से मैच करने के लिए बिना किसी रोक टोक के भेज दिया था। फिर अपनी जेब से उस स्केच को निकालकर भूमिका मारवा के हाथ पर रखते हुए कहती है, इस स्केच की लाइनों को जूम करके देखोगी तब तुम समझ जाओगी। भूमिका मारवा उस स्केच को एक नज़र देखती है और उसके बाद फोल्ड करके अपनी पॉकेट में रख लेती है। अनिका भूमिका मारवा की तरफ मुड़ती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम जल्दी से अपना काम खत्म करके आओ, फिर साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। फिर अनिका रोहित मारवा की तरफ मुड़ती है और कहती है, जल्दी करो, हमें सबके उठने से पहले घर पहुंचना है। रोहित और अनिका दिल्ली के लिए रवाना होते ही 7 स्टार में बैठे हुए डुप्लीकेट को सूचना मिलती है कि वह लोग वहां से निकल सकते हैं। वह दोनों अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ अपने प्राइवेट जेट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। सभी घायलों को जेट में ही फर्स्ट मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। करीब 1 घंटे के बाद प्राइवेट जेट दिल्ली के बॉर्डर के पास एक वीराने से ज़मीन पर उतरता है, जहां से अपनी रोहित मारवा और अनिका अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ रोडवे से मारवा हाउस के लिए रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद एम्बुलेंस के द्वारा सभी घायलों को लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। अनिका और रोहित मारवा के जाने के बाद भूमिका मारवा अजगर के भारी शरीर को हेडक्वार्टर तक पहुंचाने के बंदोबस्त में लग जाती है। अपने साथियों को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहती है, जैसा कि बलविंदर ने कहा था, यह किसी भी तरह के नेटवर्क या इंटरनेट से संपर्क में नहीं आना चाहिए। इसके बाद हेलीकॉप्टर की मदद से इसे उड़ाकर स्पेशल हेडक्वार्टर को अलॉटेड जगह पर ले जाया गया। अजगर को भारी भारी जंजीरों से जकड़कर हेलीकॉप्टर के साथ जोड़ दिया गया था। जब उसे उठाकर आसमान में सारे हेलीकॉप्टर एक साथ एक लय में उड़ने लगे तो यह नज़ारा देखते ही बनता था। जब तक हेलीकॉप्टर आसमान की ऊंचाई में खो नहीं गए तब तक उस इलाके के आसपास के लोग अपने घरों से बाहर खड़े होकर इस नज़ारे को देखकर रोमांचित हो रहे थे। तो कुछ लोगों के दिल दहल गए।
उस इलाके के आसपास और दूर दूर तक के गांव में यह बात फैल गई कि स्पेशल फोर्स ने अजगर को मार डाला है। अब सभी लोग और उसके जानवर सुरक्षित हैं। जय हिंद और जय भारत के जय नारों से आकाश गूंज उठा था। भूमिका मारवा ने पूरी कोशिश की थी कि दिन का उजाला होने से पहले वह इस मशीनरी को ठिकाने लगा सके, लेकिन फिर भी वह लोगों की निगाहों से इसे नहीं बचा पाई थी। शहर की स्थिति चाहे जो भी कुछ भी हो, गांव में भारतीय संस्कृति आज भी जिंदा है। मिशन पूरा होते होते सुबह के 4 बज गए थे और इस वक्त गांव में लोग अपने नियमित कार्यों के लिए उठ चुके होते हैं। वहां की खामोशी में कोई भी आवाज़ किलोमीटर की दूर तक ही आसानी से सुनी जा सकती है। हाँ, बस इतना ज़रूर था कि अनिका और रोहित मारवा को कोई देख नहीं पाया था। यह मामला कुछ ही घंटों में इतना गंभीर हो चुका था कि स्पेशल फोर्स और आर्म फोर्स के हेड के बीच बहस का मुद्दा बन गया था कि अजगर पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करने का असली हकदार कौन है। अजगर के बड़े आकार की वजह से स्पेशल फोर्स के लिए उसे रख पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अंत में यह तय हुआ कि उसे आर्मी को हैंड ओवर कर देना चाहिए, लेकिन भूमिका इसके खिलाफ थी। अंत में उसने इस मुद्दे पर बात करने के लिए अनिका को कॉल की और अनिका से कहा, यहाँ डिसाइड हुआ है कि इस अजगर की बॉडी को आर्मी को हैंड ओवर कर दिया जाए। मैं तुम्हारी राय जानना चाहती हूँ। अनिका गुलेरिया जवाब देती है, मुझे लगता है कि उसका आर्मी के पास होना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। आर्मी के पास बेहतर आर्मी और मैन पावर है, वह इस समस्या से ज़्यादा अच्छी तरह से निपट पाएंगे। भूमिका मारवा पूछती है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अनिका उत्तर देते हुए कहती है, बात भरोसे की नहीं है, यहाँ और भी काम है तुम्हारे लिए। वैसे भी अगर भूमिका उसी में उलझी रहेगी तो बाकी आने वाली समस्याओं का सामना कौन करेगा? भूमिका ने अनिका से पूछा। मतलब अनिका ने जवाब दिया, आगे पता चल जाएगा तुम्हें, फिलहाल हैव सम पेशेंस, धीरज का फल मीठा होता है। भूमिका मारवा पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि दुश्मन इसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेगा? अनिका जवाब देती है, नहीं, ऐसा करके वह दुनिया के सामने उजागर नहीं होना चाहेगा। लेकिन दुश्मन ने दोबारा उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश भी की, तब भी वह नाकामयाब ही रहेगा। हाँ, पर यह तय है कि अपने इतने बड़े नुकसान का बदला लेने के लिए वह कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। उसके बाद भूमिका मारवा सभी कागजी कार्रवाई पूरी करके अजगर की बॉडी को आर्म फोर्स को हैंड ओवर कर देती है और साथ में यह शर्त भी रखती है कि इससे रिलेटेड जो भी प्रोग्रेस होगी, जो भी इंफॉर्मेशन हासिल होगी, वह लोग भूमिका मारवा और उसके साथियों के साथ इसे साझा करेंगे। भूमिका की बात मान ली जाती है और वह बड़ी जिम्मेदारी से आर्म फोर्स के कंधों पर आ जाती है। दरअसल देश की सुरक्षा का सवाल था। घर पहुंचते ही अनिका सबसे पहले अपने असिस्टेंट और मयूर गुलेरिया की पत्नी राजश्री को फ़ोन करती है। राजश्री कॉल पिक करती है और कहती है, कैसी हो मैडम, इतनी सुबह सुबह याद किया, कोई समस्या की बात है? अनिका गुलेरिया जवाब देती, समस्या खत्म भी हो गई है और बाकी भी है। राजलक्ष्मी कहती है, मतलब मैडम मैं कुछ समझी नहीं। अनिका जवाब देती है, तुम्हारी आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम रात भर सोई ही नहीं हो। अनिका की बात सुनकर राजलक्ष्मी मन ही मन सोचती है कि जिसका पति पिछले कई दिनों से लापता हो, उसे भला नींद भी कैसे आ सकती है। अपने मन की बात को छुपाती हुई राजलक्ष्मी जवाब देती है, कोई बात नहीं मैडम, आप बताइए क्या काम है? अनिका कहती है, ठीक है, जब सोई ही नहीं हो तो काम पर लग जाओ, जल्दी से लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंचो, वहाँ तुम्हारे हाथों से ट्रीटमेंट करवाने के लिए कोई इंतजार कर रहा है। राज पूछती है, कौन है मैडम? अनिका गुलेरिया जवाब देती है, तुम जाओ तो सही, सब समझ जाओगी। ऐसा कहकर अनिका फ़ोन रख देती है। जैसे ही राजलक्ष्मी हॉस्पिटल के लिए निकलने के लिए अपने बेड से खड़ी होती है, उसका सिर घूमने लगता है। वह वापस अपनी जगह पर बैठ जाती है। कुछ मिनट बैठने के बाद लंबी गहरी सांसें लेती है और थोड़ा सा पानी पीती है, फिर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। जैसे ही राजलक्ष्मी पहुंचती है, वह एम्बुलेंस द्वारा लाए गए मरीजों की ट्रीटमेंट देने के लिए रेडी हो जाती है। सभी को फर्स्ट एड पहले ही दी जा चुकी थी, इसलिए राजलक्ष्मी सभी मरीजों को बारी बारी से चेक करने के बाद अटेंडेंट, डॉक्टर एंड नर्स को आगे की ट्रीटमेंट के लिए इंस्ट्रक्शंस देती है। किस मरीज का सिर्फ MRI किया जाना है और किस मरीज का सिर्फ हाथ का एक्सरे होना है, तो किसका फुल बॉडी चेकअप होगा, किसके ड्रॉप में कौन सी मेडिसिन चढ़ा है, इत्यादि इत्यादि। अभी राजलक्ष्मी यह सब कर ही रही थी कि इतने में एक वार्ड बॉय आकर कहता है, डॉक्टर मैडम आपका मरीज अपर फ्लोर पर स्पेशल वार्ड में है, प्लीज़ पहले आप उन्हें देख लीजिए। राजलक्ष्मी को मरीजों के चेहरे कुछ जाने पहचाने लग रहे थे।
लेकिन मैं ठीक ठीक किसी के बारे में इसलिए नहीं जानती थी क्योंकि मयूर गुलेरिया अपनी फैमिली को सिक्योरिटी देने का काम बहुत ही खुफिया तरीके से करता था। इधर गुलेरिया हाउस में जैसे ही कर्ण गुलेरिया को यह पता चलता है कि मयूर और उसकी टीम का पता चल गया है, उन्हें सुरक्षित लाइफ केयर हॉस्पिटल में ले गया है, तो वह तुरंत अस्पताल के लिए निकल पड़ते हैं। राजलक्ष्मी स्पेशल वार्ड में जाती है। जैसे ही वह बेड पर लेटे हुए मरीज को देखती है, कुछ पलों के लिए उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। अपने इमोशंस पर कंट्रोल कैसे किया जाता है, यह एक डॉक्टर से बेहतर और कौन ही जानता होगा। राजलक्ष्मी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए मयूर गुलेरिया को चेक करना शुरू करती है और सभी ज़रूरी ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करती है। अभी राजलक्ष्मी इन सभी कामों में लगी होती है कि तभी कर्ण गुलेरिया वहां पहुंचते हैं। वह चुपचाप वहां पास में रखे एक सोफे पर बैठकर एकटक मयूर गुलेरिया को देखने लगते हैं। जैसे ही इलाज के सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं, राजलक्ष्मी भी कर्ण गुलेरिया के पास आकर बैठ जाती है। कर्ण गुलेरिया राजलक्ष्मी से कहते हैं, अब कैसी तबीयत है मयूर की? राजलक्ष्मी कहती है, घबराने की कोई बात नहीं है, पर ठीक होने में करीब 1 हफ्ता लग जाएगा। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 ही दिन में अच्छी तरह बातचीत करने लगेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी अंदरूनी चोट नहीं है, सभी बाहरी घाव हैं जो जल्दी भर जाएंगे। कर्ण गुलेरिया कहते हैं, राजलक्ष्मी बेटी, तुम एक काम क्यों नहीं करती? श्रेया और मयूर दोनों को ही गुलेरिया हाउस में बने स्पेशल मेडिकल रूम में शिफ्ट कर लो। वहाँ पर तुम आराम भी कर पाओगी और अपने दोनों मरीजों का अच्छी तरह से ध्यान भी रख पाओगी। फिर मुस्कुराते हुए आगे कहते हैं, इसी बहाने तुम्हें मयूर के साथ वक्त बिताने के साथ साथ उसकी अच्छी खैर खबर लेने का मौका भी मिल जाएगा। राजलक्ष्मी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, जी चाचा जी। जहाँ एक तरफ मारवा हाउस और गुलेरिया हाउस में एक लंबे समय के बाद परिस्थितियों ने ठीक होना शुरू किया था, वहीं दमयंती के साम्राज्य में भारी उथल पुथल की शुरुआत थी। दमयंती चिल्लाते हुए कहती है, यह सब हुआ कैसे? तुम्हें कुछ पता कैसे नहीं चला? वह सिर्फ एक अजगर नहीं था, वह हमारी सिक्योरिटी आर्मी था, मेरा सिपाही सलाहदार था। अब बताओ कौन है तुम में से ऐसा जो उसकी जगह ले सकेगा? क्या कोई है ऐसा जो उसे वापस ला सके? जोर से आवाज निकालते हुए चिल्लाती है और कहती है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। सामने खड़े 5 आदमी मिनती करते हुए कहते हैं, अम्मा साहब माफ़ कर दीजिए, हमारी कोई गलती नहीं है, हम सभी हमें ड्यूटी के हिसाब से समय पर सही काम कर रहे थे। हमें नहीं मालूम यह सब कैसे हुआ। आज तक कभी किसी को कुछ नहीं पता चला, कोई उसके राज के बारे में कुछ नहीं जानता था। ना जाने कैसे इतने बड़े शरीर वाले अजगर को उन्होंने कुछ ही घंटे में मार गिराया। हमारी तरह से कोई चूक नहीं हुई है। अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए सभी जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाते हैं और गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगते हैं। माफ़ कर दीजिए माँ साहब, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। ऐसा मत कीजिए अम्मा साहब, हमें छोड़ दीजिए। दमयंती अपने आदमियों को इशारा करती है जो हट्टे कट्टे लंबे चौड़े थे, अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ बांध कर खड़े थे। इशारा पाते ही उन्होंने 5 आदमियों के हाथ पैर को बांधा और वहां से उठाकर किले की ऊंची ऊंची दीवारों पर ले जाते हैं। और अपनी मौत को सामने देखकर बंधे हुए आदमियों को रोना चीखना और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। किले की दीवार के बाहर खुदी हुई गहरी सी खाई में ऊंची ऊंची आग की लपटें उठ रही थी। उन्हें बंधे हुए आदमियों को जलाने के लिए यह बंदोबस्त किया गया था। वह मुस्टंडे इन सभी को किले की ऊंचाई से एक साथ जलती हुई आग में फेंक देते हैं। उसके बाद दमयंती अंडरग्राउंड रिसर्च लैब में काम करने वाली 5 घूंघटपस्त औरतों के सामने आ खड़ी होती है। सभी औरतों की टांगें डर के मारे कांप रही होती हैं। दमयंती कहती है, तुम्हारा काम था सिपाही सलाहकार की भेजी हुई सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। बताओ वह कौन था जो अंतिम बार सिपाही सलाहकार के सामने आया था? बताओ उसने क्या इन्फॉर्मेशन भेजी थी? कोई आवाज़, कोई फोटो, कोई दूसरी सबूत? उन औरतों में से एक औरत कम कपाती हुई आवाज़ में कहती है, माँ साहब, जिन्होंने यह किया वह लोग बहुत चालाक थे, कोई सबूत नहीं छोड़ा है। हमें उनका सिर्फ इतना याद है कि कोई सरदार जैसे दिखने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसकी कोई पिक्चर हमारे पास नहीं है। पूरा का पूरा डाटा इस तरह उड़ गया है कि उसका बैकअप लेना भी संभव नहीं है। ना जाने उन्होंने क्या किया कि कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो गया है। पता नहीं कौन सी हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उन्होंने किया है जिसकी हमें जानकारी भी नहीं है। दमयंती कहती है, तुम सब यह इस तरह लड़ोगी, अपनी आज़ादी की लड़ाई दुश्मन की प्रशंसा करके अपनी नाकामयाबी का रोना रोओगी? अगर तुम्हारे पास मुझे बताने या सबूत देने के लिए कुछ नहीं है
तो तुम भी अपनी गलतियों का भुगतान करने के लिए तैयार हो जाओ। वह सभी औरतें हाथ जोड़ लेती हैं। अम्मा साहब, हमने हमेशा आपके कहे अनुसार सभी काम किए हैं, हम आगे भी वही करते रहेंगे। हमें जितना सिखाया गया, हमें जितना सीखा, अपने ऊपर ज्ञान का प्रयोग किया, उसमें हमारा कोई दोष नहीं। अम्मा साहब, हमें क्षमा कर दीजिए। अम्मा साहब, दया कीजिए, हम अपनी आज़ादी तक लड़ेंगे, हमें मौका दीजिए। दमयंती देवी कहती है, यहाँ गलती के लिए कोई माफ़ी नहीं। दमयंती अपने आदमियों को इशारा करती है और उनके साथ भी वही सलूक किया जाता है जो अभी उन आदमियों के साथ किया गया था। इन सब घटनाओं को 2 दिन बीत चुके थे, पर कोई भी भाग्यशाली ऐसा नहीं था जो उस अजगर तक पहुंच पाया हो, या उसके पास से देख पाया हो, अथवा उसके बारे में कुछ और पता लगा पाया हो। लोगों के पास जो भी जानकारी थी वह उस रेगिस्तानी इलाके के आसपास के गांव के लोगों द्वारा ही थी। यह मुद्दा एक राजनीतिक रूप का नाम ले ले, इससे पहले संबंधित बातों को गोपनीय रखना ही बेहतर समझा गया था। साथ ही सुरक्षा विभाग यह भी नहीं जानते थे कि दुश्मनों को इस तरह की कोई युक्ति मिल जाए जो आने वाले समय में बड़ी समस्या साबित हो जाए। अगर मीडिया को इस बारे में कुछ भी पता चलता तो वह वाक स्तर पर ही भारत के पड़ोसी देश के साथ युद्ध योजना का ऐलान कर देती। लेकिन फिर भी देश में इतनी बड़ी घटना घटी हो और मीडिया शांत बैठ जाए, यह तो हो ही नहीं सकता था। हर चैनल पर सिर्फ इसी बारे में बात हो रही थी। भूमिका मारवा अपने हेडक्वार्टर के कैबिन में अपनी चेयर की बैकरेस्ट पर सिर रखकर लगातार कुछ सोच रही थी। तभी उसका ध्यान दीवार पर लगी हुई स्क्रीन पर जाता है जिसमें न्यू चैनल दिखाया जा रहा था। सोचिए, ऐसे भयंकर गर्मी में जिंदा रहने वाला वह अजगर कहाँ से आया होगा जिसका शरीर इतना बड़ा था। उसकी उम्र कितनी बड़ी रही होगी। ऐसे विशालकाय सांप किस प्रजाति से हैं? हो ना हो यह दिखाता है भारतीय संस्कृति और सभ्यता की महानता को। क्या यह अजगर उस प्रजाति से संबंधित है जिसका व्याख्यान हम श्री कृष्ण बाल लीलाओं में सुनते हैं? क्या यह उसी अर्धासुर का वंशज है जिसका वध बाल कृष्ण ने किया था? भूमिका मारवा ऐसी बातों से इरिटेट होकर रिमोट उठाकर चैनल बदल देती है। तभी दूसरे न्यूज चैनल पर दिखाया जा रहा था, सर्प प्रजाति ने हमेशा ही किसानों की मदद की है, उसको मुश्किल से उनकी फसल की रक्षा करके। यदि हम प्राचीन दंत कथाओं की तरफ चलें तब हमें ज्ञात होगा कि इस तरह से ऋषि कश्यप की पत्नी कुदु ने 2 महान सर्पों को जन्म दिया था। एक वासुकी नाग जो शिव ने सेवा में समर्पित हो गए थे, समुद्र मंथन के समय उनका भारी विशाल शरीर प्रयोग में लाया गया था। वहीं दूसरे हैं शेष नाग जिन्हें प्रभु विष्णु की सेवा को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। भगवान विष्णु शेष शैया पर भी विश्राम करते हैं। ऐसे विशालकाय सर्प का भारत भूमि पर पाया जाना कोई आश्चर्य की अथवा नवीन बात नहीं है, यह गौरव की बात है। इन सब न्यूज चैनल से यह सब बात तो स्पष्ट हो गई थी कि आर्म्स फोर्स को अजगर सौंपकर स्पेशल फोर्स ने यह सही डिसीजन लिया था, क्योंकि सच अभी तक कोई नहीं जान पाया था। तभी अचानक से भूमिका मारवा के दिमाग में एक बात पहुंच जाती है। वह अपने ड्राइवर से एक पेपर निकालती है और उसे खोलकर टेबल पर रख देती है। फिर लेंस की मदद से उसे देखने लगती है और हैरानी से देखती रह जाती है कि यह कौन सी अजीब चीज़ है जिसमें अल्फ़ाबेट्स और बहुत सारे अलग अलग तरह के निशानों से मिलकर स्केच लाइंस बनाई गई थी, लेकिन उसमें परस्पर कहीं कोई सीक्वेंस नहीं था। उसके बाद दोबारा उस पेपर को उठाकर फोल्ड करती है और कंट्रोल रूम की तरफ चली जाती है। अपनी ही टीम के सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट को वह पेपर देते हुए कहती है, अशोक, इसे देखकर बताओ कि यह क्या है। वह उसे देखता और कहता है, मैडम, आप यह कैसा सवाल पूछ रही हैं? इसे देखकर कोई भी बता देगा कि यह एक खूबसूरत लड़की का स्केच है। भूमिका मारवा गुस्से से उसकी तरफ देखती हुई कहती है, अपनी आंखों का नहीं, लेंस का यूज़ करो। उसके बाद वह ऑफिसर लेंस से स्केच को देखता है और हैरान रह जाता है। उसके मुंह से अचानक ही निकल पड़ता है, माय गॉड्स। भूमिका मारवा कहती है, साफ साफ बताओ। वह कहता है, आसान भाषा में कहें तो इस स्केच की लाइंस को ऐसे वायरस को प्लांट किया गया है जो मिनटों में बड़ी से बड़ी सेफ्टी वॉल को तोड़कर किसी भी तरह के कंप्यूटर को क्रैश कर सकता है। फिर कुछ सोचकर कहता है, ऐसा प्लान तो इस दुनिया का सबसे अच्छा दिमाग ही कर सकता है और इसे क्रिएट वर्ल्ड का बेस्ट हैकर ही कर सकता है। यह सुनते ही भूमिका मारवा के दिमाग में एक ही नाम आता है और वह ऐसे कंफर्म करने के लिए अनिका से मिलने निकल पड़ती है। जैसे ही भूमिका अपने ऑफिस से बाहर निकलकर अपनी कार के पास पहुंचती है, तभी पीछे से आवाज़ आती है, रुकिए मैडम,
मुझे आपको बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। भूमिका रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह कहती है, आओ छठी इंद्री, क्या खबर लाए हो? भूमिका की टीम के इस साथी का नाम छठा सिंह था, जिसकी उम्र 45 वर्ष रही होगी, लेकिन उसका सिक्स्थ सेंस गजब का था, जिसका ज़्यादा काम करने की वजह से सभी प्यार से इसे छठी इंद्री कहकर बुलाते थे। यह भी अपने आप में गजब का ही प्राणी था। उसका कहना था कि उसकी माँ की दिली ख्वाहिश थी कि कम से कम घर में एक बेटी जरूर होनी चाहिए। उसकी माँ का कहना था कि अगर घर में बेटी ना हो तो दान नहीं लगता, यानी कि दान का फल नहीं मिलता। जिन घरों में बेटियां नहीं होती वह कम भक्तों के घर होते हैं, लेकिन बेटी के चक्कर में माँ एक बाद एक बेटे जन्म देती चली गई। फिर जब छठा भी बेटा हुआ, तब जाकर और औलाद के जन्म पर विराम लगा था। इसी छठे बेटे का नाम पड़ा था छठा सिंह। हवलदार छठा सिंह छठी इंद्री हंसते हुए कहता है, मैडम उस ट्रक का पता चल गया है? भूमिका कहती, हाँ बताओ। छठा सिंह कहता है, यहाँ नहीं मैडम, आप अंदर चलिए। भूमिका छठी इंद्री के साथ वापस हेडक्वार्टर के अंदर चली जाती है। छठी इंद्री बताता है, मैडम उस ट्रक से जिन आदमियों को ले जाया गया उसमें से कुछ का मान गज के पागल खाने में भर्ती कर दिया गया है। पता चला है कि उस पागल खाने में जिन पागलों को भर्ती किया जाता है उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके एड्रेस फेक हैं, उनके रिश्तेदारों के नाम भी फेक हैं। उनके अंदर कोई ना कोई तो बड़ी बड़ी गड़बड़ जरूर होती है। भूमिका कहती है, अपना कोई आदमी वहाँ पागल बनाकर भर्ती कर दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके अंदर जो स्कैम चल रहा होगा पता चल जाएगा। छठा इंद्री कहता है, नहीं मैडम ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। भूमिका पूछती है, क्यों? छठा इंद्री कहता है, वह मुझे नहीं मालूम, बस मुझे इतना पता है कि वहाँ हमारा जो भी साथी जाएगा वह इस हालत में वापस कभी नहीं लौटेगा कि वह कुछ बता सके। भूमिका कहती है, क्या कहना चाहते हो छठी इंद्री? छठी इंद्री जवाब देता है, मैडम जब मैं वहाँ था तो मैंने कुछ अजीब ही चीज़ें देखी थी। जब पागल खाने में किसी पागल को दवाई दी जाएगी तो अब उसे खाकर आराम से सो जाएगा या फिर रिलैक्स होकर बैठेगा, लेकिन वहाँ पागलों को दवाई देने के बाद वह और भी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। मैं तो उनकी आवाज़ें सुनकर ही घबरा गया था और भाग आया हूँ। मैडम जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ला सकता था ले आया। अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आप भी मत जाना, कम से कम बिना तैयारी के तो बिल्कुल भी मत जाना। छठी इंद्री की बातें अक्सर बेसिर पैर की होती थी, लेकिन उसकी कही हुई बातें कितनी भी बेबुनियाद हो, लेकिन उसका परिणाम हमेशा वही निकलता था जो वह बताता था। यही वजह थी कि उसकी बातों का कोई भी अनसुना नहीं करता था। इसलिए भूमिका ने तय किया कि इस मामले की जड़ तक जाने के लिए कोई और तरीका निकालना होगा। भूमिका पूछती है, तुमने कहा कि कुछ आदमियों को वहाँ भर्ती किया गया है और बाकी? छठी इंद्री जवाब देता है, मैडम बाकी का मैं अभी कुछ नहीं पता लगा पाया हूँ। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आप तक पहुँचा दूंगा। जहाँ यह सवाल भूमिका और छठी इंद्री के बीच अधूरे जवाब जब लेकर आया था, वहीं इसी सवाल पर रोहित मारवा के ऑफिस में चिराग मेहता रोहित मारवा को बाकी की इन्फॉर्मेशन दे रहा था। यह माफिया ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है। वह सॉफ्ट में काफ़ी दूर बने हुए उस पागल खाने में जिन लोगों को भर्ती किया गया है उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जिनके घर वालों का पता है। बाकी सभी को भी जो भी डिटेल वहाँ मौजूद है वह सब फेक है। इन लोगों पर अलग अलग तरह के ड्रग्स के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। यह बताना मुश्किल है कि यह एक्सपेरिमेंट ड्रग को बनाने के लिए किए जा रहे हैं। ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के साथ साथ यह माफिया ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन भी सप्लाई करता है। यह सप्लाई ना सिर्फ हिंदुस्तान के बड़े बड़े रईसों की ज़रूरत पर की जाती है, बल्कि विदेशों में भी उन्हें बेचा जाता है। अपनी बात पूरी करके चिराग मेहता चुप हो जाता है और वहीं खड़ा रहता है। चिराग को इस तरह खड़ा देखकर रोहित पूछता है, क्या कोई और भी कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन लाए हो? चिराग जवाब देता है, यस सर, और फिर चुप हो जाता है। अंत में रोहित मारवा कहता है, बोलो चिराग, क्या बात है? चिराग कहता है, मार्केट में एक नया कंपोनेंट आया है। अगर यह कहा जाए कि लाया गया है तो ज़्यादा अच्छा होगा। रोहित कहता है, लेकिन क्या है? जो भी कहना है साफ साफ कहो। चिराग कहता है, योगराज अपने सरकारी लिंक्स का इस्तेमाल करके बड़े बड़े गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इसकी झोली में डाल रहा है। मैंने पता लगाया है इस व्यक्ति को अपने कंपनी रजिस्टर्ड कराए हुए सिर्फ 5 साल हुए हैं। इन सालों में इसने ना कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया है और ना ही इसकी कोई खास ग्रोथ हुई है, लेकिन जिस तरह से उस पर योगराज की कृपा हो रही है
वह जल्दी ही मारवा और गुलेरिया कंपनी के बाद मार्केट में तीसरी बड़ी कंपनी होगी। रोहित कहता है, इसमें समस्या क्या है? मार्केट में कंपटीटर्स तो होंगे ही, कुछ पुराने तो कुछ नए। चिराग जवाब देता है, दरअसल उसके सभी काम गैर कानूनी हैं, ऊपर से नेताओं की तरह साफ और अंदर से काला। इससे पहले कि वह हमारे डीलर्स के लिए किसी तरह की अड़चनी पैदा करे, हमें उसका कुछ करना होगा। रोहित जवाब देता है, ठीक है, ऐसे लोगों से कैसे निपटना है यह तुम अच्छी तरह से जानते हो, जो सही समझ में आए वो करो। चिराग जवाब देता है, जी सर। वहाँ गुलेरिया ऑफिस में कर्ण गुलेरिया और बाकी बोर्ड मेंबर्स कंपनी की ग्रोथ और स्ट्रेटजी को लेकर डिस्कशन के लिए मीटिंग हॉल में बैठे हुए थे। एक बोर्ड मेंबर ने कहा, आकाश के जाने के बाद हमारे सभी कॉन्ट्रैक्टर्स मारवा कंपनी की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। मारवा कंपनी उसके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करके वह ऑर्डर हमसे ही पूरा करवा रही है, फिर उस पर अपना टैग लगाकर मार्केट में उतार रही है। दूसरा बोर्ड मेंबर बोला, अगर यही चलता रहा तो एक दिन गुलेरिया कंपनी के अपने कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं बचेंगे। तीसरे ने कहा, हमें मारवा कंपनी के दिए हुए ऑर्डर्स को पूरा करना बंद कर देना चाहिए। इस तरह रातों रात मारवा कंपनी मुसीबत में फंस जाएगी और हमारे ऑर्डर हमें ही वापस मिल जाएंगे। बारी बारी सभी मेंबर्स ने अपनी अपनी राय रखी थी। अंत में गुलेरिया सेक्रेटरी मैरी जॉब कर्ण गुलेरिया के असिस्ट कर रही थी। उसने कहा, सर मुझे भी यही लगता है कि हमें मारवा कंपनी के ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए मना कर देना चाहिए। मारवा कंपनी ने गुलेरिया कंपनी को बर्बाद करने के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई है वो पूरी तरह से बेकार हो जाएगी और उन्हीं पर भारी पड़ेगी। कर्ण गुलेरिया जवाब देता है, मैरी तुम एक ऑनेस्ट और हार्ड वर्कर एम्प्लॉय हो, लेकिन कंपनी को चलाने के लिए इन दोनों के साथ साथ दूरदृष्टि की भी जरूरत होती है। कंपटीटर और दुश्मन में क्या फ़र्क होता है? फिर कर्ण गुलेरिया बोर्ड मेंबर्स की तरफ देखते हुए कहता है, सभी बोर्ड्स मेंबर मेरे कुछ सवालों के जवाब दें। हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स खुद मारवा कंपनी के पास गए थे या मारवा कंपनी ने उन्हें अप्रोच किया था? सभी ने जवाब दिया, खुद गए थे। कर्ण गुलेरिया ने कहा, क्योंकि हम उनका विश्वास कायम नहीं रख पाए। फिर कर्ण गुलेरिया ने आगे कहा, अगर मारवा कंपनी उन्हें मना कर देती तब क्या वो हमारे पास वापस आते या अपना ऑर्डर लेकर किसी और के पास जाते? सभी लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और दबी हुई आवाज़ में कहते, कुछ वापस आ भी सकते थे और ज़्यादातर अपने ऑर्डर्स को पूरा कराने के लिए छोटी छोटी कंपनी के पास चले जाते। कर्ण गुलेरिया कहता है, और जो कंपनी बेहतर परफॉर्मेंस देती है वह आने वाले टाइम में वह मार्केट की दूसरी बड़ी कंपनी होती। कर्ण गुलेरिया ने आगे कहा, रोहित मारवा ने अपनी दूरदृष्टि से मार्केट में एक नया कंपटीटर खड़ा होने से रोका है। अगर अपने कॉन्ट्रैक्टर वापस चाहिए तो दोबारा से उनका विश्वास जीतो। याद रहे, रोहित मारवा को कोई खास फर्क नहीं पड़ता नंबर 1 मारवा कंपनी हो या गुलेरिया कंपनी, क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो दोनों ही कंपनी उसी की हैं। सभी मेंबर्स एक दूसरे की तरफ देखकर गॉसिप करने लगते हैं। तभी कर्ण गुलेरिया अपनी जगह से खड़े होते हुए कहते हैं, यह कंपनी अंततः मेरी बेटी अनिका गुलेरिया की है, जो उसकी पत्नी है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कर्ण गुलेरिया कहते हैं, अगर अभी भी किसी के मन में गलत फहमी हो तो रोहित मारवा को वह ऑर्डर्स हमें देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके पास इतनी क्षमता है कि वह रातों रात नई मशीनें लगाकर हज़ारों नई फैक्ट्रियों का उद्घाटन कर सके। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो सोचो आखिर वह ऐसा क्यों नहीं किया। कर्ण गुलेरिया की बात सुनकर सभी बोर्ड मेंबर्स में एकदम से हड़कंप मच जाता है और सभी को अपनी गलती का एहसास होता है। कर्ण गुलेरिया इन शब्दों के साथ उस मीटिंग को विराम देते हैं और रोहित मारवा को अपना दुश्मन समझने की जगह उसका शुक्रिया अदा करो। यह रोहित मारवा की सोच ही है जो उसे नंबर 1 बनाती है। आप सभी के पास अभी भी चांस है कि अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को वापस अपने खाते में डाल सको। यह कहते हुए कर्ण गुलेरिया हॉल से बाहर निकल जाते हैं। जिन लोगों ने कर्ण गुलेरिया को अपनी जवानी के दिनों में बिजनेस एम्पायर को संभालते हुए देखा था, वह आज दोबारा से उसी कर्ण गुलेरिया की झलक देख रहे थे। फेवर कलर गड़ा हुआ था, लंबा शरीर, आत्मविश्वास से भरी आंखें और जोश भरी आवाज़। कर्ण गुलेरिया का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि कर्ण गुलेरिया को रोक सके या उसकी बात के खिलाफ जा सके। वही दमयंती के साम्राज्य में झुकी हुई कमर, हाथ में लाठी, दूध सा सफ़ेद रंग, सफ़ेद बाल, झुर्रियों सा भरा चेहरा और कड़क आवाज़ के साथ साथ रुद्रमा देवी कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था उसका यहाँ से जिंदा बच जाना ठीक नहीं। तुम मानो या ना मानो, यह जो कुछ भी रहा उसी की वजह से हो रहा है। ना तुम उसे किडनैप करके यहाँ लाती और ना ही यह दिन आज देखने पड़ते। अपनी ही और कितने आदमियों की बलि देनी होगी दमयंती। इतने सालों से बिना किसी निगाहों में आए जिस साम्राज्य को तुम चला रही थी, आज उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। अब किस तरह बचाओगी इस किले को?
दुनिया की निगाहों से। यह जगह बॉर्डर के आसपास होने की वजह से वैसे भी यहाँ कोई आता जाता नहीं था, लेकिन इंसान को देने वाली चीज़ों के मुकाबले अनदेखी चीज़ों से ज़्यादा डर लगता है। सिपाही सलाहकार उन्हीं अनदेखी चीज़ों में से एक था। अब रोज़ यहाँ कोई ना कोई आए, लेकिन कभी ना आए। अब ऐसे निश्चिंत के साथ बैठ जाना ठीक नहीं है। रेगिस्तान की तपती गर्मी में इंसानों को पहरेदारी पर नहीं लगाया जा सकता था। यह दमयंती देवी के साम्राज्य की नींव पर अनजाने में ही अनिका गुलेरिया का पहला भारी वार था। दमयंती चीखते हुए कहती है, पता लगाओ वह कौन था जो यहाँ तक चला आया। किसके पास इतनी ताकत है जो मेरे सिपाही सलाहकार को खत्म करके उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद अपने आदमियों पर बरसते हुए कहती है, अब तक पता नहीं किया क्या उसके सच में याददाश्त गई है या वह सिर्फ नाटक कर रही है। ऐसी कौन सी अमर बूटी उसने खाई है कि हमारे सिपाहियों के जहरीले वारों से भी जिंदा बच गई। योगेश नाम का आदमी कहता है, अम्मा साहब पता लगा लिया है। उनके घर में हमारी एक साथी कालिंदी जो केयरटेकर का काम कर रही है, उसने खुद अपने कानों से रोहित मारवा को यह कहते हुए सुना है, तुम्हारी याददाश्त जाना भी इतना बुरा नहीं है। कालिंदी का कहना है कि अनिका की सारी आदतें बदल गई हैं। उसका उठना बैठना, खाना पीना, बात करना, काम करना, सभी के ढंग बदल चुके हैं। वह सब कुछ नए सिरे से सीख रही है। सुनने में यहाँ तक आया है कि वह फिर से डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बारे में भी सोच रही है। योगेश हाथ जोड़कर झुकते हुए आगे कहता है, अम्मा साहब इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि उसकी याददाश्त जाने की वजह से वह रोहित मारवा के साथ रहना भी नहीं चाहती है। उसे रोहित मारवा का प्यार भी याद नहीं, इसलिए रोहित मारवा हर तरह से उसे मनाने में लगा हुआ है। अम्मा साहब घूमते हुए उस आदमी की तरफ देखती है। वह आदमी आगे कहता है, अम्मा साहब हमारे आदमियों की निगाह हर वक्त मारवा हाउस पर बनी हुई है। कल रोहित मारवा और अनिका दोनों कैंडल लाइट डिनर के लिए 7 स्टार होटल में गए थे और हमारे आदमियों की निगाह हर वक्त उन पर ही थी। उन दोनों में से कोई भी यहाँ नहीं आया। सुनने में आया कि यह काम स्पेशल फोर्स और आर्मी का मिला जुला मिशन था जो मयूर गुलेरिया को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचे थे। अम्मा साहब वह लोग देश के सबसे अमीर लोगों में से हैं। अपने घर के सदस्य को ढूंढने के लिए वे आर्मी को मजबूर कर सकते हैं। दमयंती देवी चिल्लाते हुए कहती है, उस मयूर गुलेरिया को मारकर उसकी लाश क्यों नहीं पहुंचाई उसके घर पर। जब तुम लोगों को पता था कि वह यहाँ छुपा हुआ है तो उसे जिंदा क्यों छोड़ा। और फिर चिल्लाते हुए अपने आसपास रखे हुए सामान पर अपना हाथ दे मारती है। दमयंती का ऐसा गुस्सा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। वह लोगों की मौत की सजा सुनाती थी। वह बड़े ही शांत स्वभाव से रहती थी। रुद्रमा देवी कहती है, शांत हो जाओ, इतने गुस्से से काम लोगी तो सही करने की जगह कुछ गलत कर बैठोगी। यहाँ मारवा हाउस में अपनी ही दुनिया के तमाम उलझनों को सुलझाने में लगी अनिका का श्रेया से मिलने जाने का मौका नहीं मिला था। इस वक्त श्रेया और मयूर गुलेरिया दोनों ही गुलेरिया हाउस में थे। अनिका ने सोचा उन दोनों को मिलने के लिए उन्हें गुलेरिया हाउस जाना चाहिए। यह सोचकर वह तैयार होने के लिए अपने बेडरूम में जाती है। जैसे ही वह अपने कपड़ों को ड्रॉर खोलती है, रोहित मारवा अनिका गुलेरिया के पीछे की तरफ से उसकी कमर में अपने दोनों हाथ डाल देता है। बिना किसी सेकंड के देरी अनिका इतनी जोर का दाव रोहित के हाथों को लॉक तोड़कर उसके पेट पर करती है कि रोहित अपना पेट पकड़कर फंस पर बैठ जाता है और कहता है, फाइटर वाइफ के साथ रोमांस भी नहीं किया जा सकता। अनिका की स्पीड इतनी अधिक थी कि उसे यह दाव खेलने में 1 सेकंड से भी कम समय लगा था। जब अनिका को एहसास होता है कि उसके पीछे रोहित था, अनिका अपने माथे पर अपना हाथ रख लेती है। फिर झट से रोहित के पास बैठ जाती है और पूछती है, जोर से तो नहीं लगी। रोहित कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बस फूलों के छूने का एहसास हो रहा है। और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। अनिका रोहित को सहारा देकर खड़ा करती है और बेड पर बैठने में मदद करती है। रोहित बैठे बैठे अनिका के गले में अपने दोनों हाथ डालकर उसे भी बिस्तर पर गिरा लेता है और उसे अपने दोनों हाथों से लॉक करके उसके गालों को चूमने लगता है। अनिका अपनी आंखें बंद कर लेती है और बंद आंखों से कहती है, मिस्टर मारवा, अभी नहीं, अभी मुझे गुलेरिया हाउस जाना है।